हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपका रिकॉर्डेड होगा और यहाँ हम जैसे कि लाइव में करते हैं क्वेश्चंस, तो इस रिकॉर्डेड वीडियो में भी हम क्वेश्चंस करेंगे ग्रामर के हर एक लेसन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ईडियम का है। सो द ईडियम इज अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर इस ईडियम की मीनिंग क्या होती है? आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज वॉकिंग इन द रेन, कंट्रोल्ड बाय द एलिमेंट्स, ब्रो बीटन बाय द हीट एंड अनवेल। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? सो देखो, ईडियम की लिटरल मीनिंग आंसर कभी नहीं होती है, तो ऐसे में जो भी आपको वेदर से रिलेटेड कोई भी फैक्ट दिखेगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप गेस करिए, आप मुझे बताइए। देखिए गाइस, अंडर द वेदर का जो करेक्ट ऑप्शन होता है, यानी कि अंडर द वेदर का जो मीनिंग होता है दैट इज अनवेल, यानी कि बीमार रहना, सिक होना। ठीक है, नेक्स्ट। टॉकिंग 20 टू द डजन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम, टॉकिंग 20 टू द डजन? चलिए, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली, टॉकिंग टू मच, टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस, टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, टॉकिंग आउट ऑफ टर्न यानी कि बिल्कुल बेमतलब की बातें करना। यहाँ भी सी ऑप्शन में सेम ही है। टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बातें करना। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिलेट कर रहा है ए और बी, लेकिन आपका ये जो टॉकिंग 20 टू द डजन, मतलब एक ही बार में आप बहुत सारी बातें कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, स्टिच इन टाइम। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। आपने ये इडियम सुन रखा होगा, ये प्रोवर्ब आपने सुन रखा होगा। एक्चुअली ये स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन इज अ प्रोवर्ब, कि कोई भी काम हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल उसका एक पार्ट दिया हुआ है। स्टिच इन टाइम का मीनिंग क्या होगा? टेलरिंग वंस एफर्ट्स एफिशिएंटली, मेकिंग एन एफर्ट टू सक्सीड इन एबिलिटी टू मेक टाइमली डिसीजन या टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स नेगेटिव आउटकम। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? स्टिच इन टाइम का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, स्टिच का मतलब होता है सिलना, बट ये जो है ये एक्शन से रिलेटेड है, काम करने से रिलेटेड है, राइट? तो यहाँ बताइए क्या होगा। अब देखो, यहाँ स्टिच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टिच का मतलब होता है सिलना, और यहाँ देखो ये फर्स्ट ऑप्शन में टेलरिंग दे दिया है, तो सेम चीजें, सेम मीनिंग आपका हो जा रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, है ना। ईडियम में आपको एक चीज फॉलो करनी होती है कि अगर सेम सेम मीनिंग रिलेट कर रहा है तो आंसर में वो बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, मेकिंग एन एफर्ट टू सक्सीड, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इनएबिलिटी टू टेक टाइमली डिसीजन, मतलब आप बिल्कुल टाइमली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स नेगेटिव आउटकम। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मतलब कोई काम जो है टाइमली किया जाए ताकि उसका कोई नेगेटिव आउटकम ना निकले। ठीक है, उसके नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करने के लिए आप टाइमली काम कर रहे हो। द आइसिंग ऑन द केक, ये भी आपका ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा? बेक्ड फूड दैट इज डेलिकेट एंड डेलिशियस विदाउट टॉपिंग, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, गेटिंग व्हाट यू आस्क्ड फॉर एंड मोर देन व्हाट इज नीडेड। तो यहाँ देखो, जब केक के ऊपर आइस रख दी जाती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको बेनिफिट पे बेनिफिट मिल रहा है ना, बेनिफिट पे बेनिफिट मिल रहा है, आपको बहुत दोगुना लाभ हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो, आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, मतलब किसी गुड डील पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दी जा रही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग व्हाट यू आस्क्ड फॉर, बिल्कुल नहीं। एंड मोर देन व्हाट इज नीडेड, यहाँ अगर मोर देन व्हाट इज नीडेड है तो वहां कुछ बेटर एंड बेस्ट का होना जरूरी था, तो ये डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, काउंटिंग योर चिकन्स, ये देखो, ये काफी नया आपको लगेगा, और ये लेकिन 2-3 एग्जाम्स में अभी नया, जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए उसमें ये ईडियम पूछा गया है, तो मे बी आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। काउंटिंग योर चिकन्स का मतलब क्या होगा? कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ग्रीडली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, या गेटिंग स्केयर्ड बिकॉज ऑफ डेंजर। तो काउंटिंग योर चिकन्स, अब कोई अपने चिकन्स को काउंट कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस इसका आंसर हो जाएगा, कि वो अपने सफलता के लिए बहुत ही क्या है, विश्वस्त है, उसको पता है कि उसको सफलता मिलेगी। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट है, ठीक है। ग्रीडली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ बिल्कुल नहीं। बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, अब ये जो आपका देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, पहले तो इसका हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ देखो ये डी ऑप्शन में दिया गया है आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि आपको अगर यहाँ कोई भी ये इसको आपको रिप्लेस करना है, ये जो अंडरलाइन आप देख रहे हो सेगमेंट, आपको इसे रिप्लेस करके ऑप्शन से कुछ चूज करना है, कुछ सिलेक्ट करना है जो इसको करेक्ट कर सके। अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस 10 o'clock मतलब सुबह के 10 बजे से लेकर के ही वर्कड ऑन दिस डिजाइन, उसने इस डिजाइन पर काम किया। तो सुबह से, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज की सुबह की। लेट्स एज्यूम कि आप आज की सुबह की बात कर रहे हैं और आज की सुबह से लेकर के आप कुछ समय से कोई काम कर रहे हैं, तो क्या वो चीजें पास्ट की हो गई? बिल्कुल नहीं। अगर आप आज की सुबह से लेकर के प्रेजेंट तक, प्रेजेंट में अभी जिस टाइम में मैं बात कर रही हूँ कि आज की सुबह से लेकर के अभी आज प्रेजेंट तक आप कुछ समय से कोई काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कोई काम करते हुए समय लिया, तो कुछ काम आपका कंप्लीट है और कुछ अभी चल रहा है। मतलब इस सेंटेंस को हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी कि काम करते करते जो भी काम आपका कंप्लीट हुआ वो परफेक्ट है, जिस काम को आप अभी कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो सुबह से लेकर के उसने इस डिजाइन पर काम किया, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि ये आप पास्ट का वर्ब यूज नहीं करोगे, परफेक्ट भी नहीं यूज करोगे, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस डिजाइन, ठीक है। तो सिंस के साथ में पास्ट का टाइम तो आता है, लेकिन जो समय बीता वो पास्ट वाला है, लेकिन उस पास्ट से लेकर के अभी प्रेजेंट तक आप कोई काम कर रहे हो, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, द हाउस हैज बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच्ड देयर। मेरे वहां पहुंचने से पहले घर बिक चुका था। घर पहुंचने से पहले वहां पहुंचने से पहले घर बिक चुका था, ठीक है। घर बिक चुका था, वहां पहुंचने से पहले घर बिक चुका था। अब देखो ये जो घर है ना, ये हमारा क्या है? नॉन लिविंग है। और जब हम किसी नॉन लिविंग को सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं ना, तो सेंटेंस हमारा पैसिव हो जाता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या होगा आपका? ये सब्जेक्ट आपका पैसिव है। पैसिव सब्जेक्ट एक्शन तो करता नहीं है, इसलिए उसे हमें पैसिव फॉर्म में यूज करना होता है, ठीक है। सो द हाउस हैज बीन ऑक्शन, क्या ये सेंटेंस आपको करेक्ट है या आपको इसको रिप्लेस करना होगा? बताइए, आपको इसे सब्स्टिट्यूट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करेंगे? आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है हैड बीन ऑक्शन, नो सब्स्टिट्यूशन, हैज बीन ऑक्शन या वाज ऑक्शनिंग। तो ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिफोर के साथ में जो सेंटेंस आया है बिफोर वी रीच्ड देयर, जब हमारे वहां पहुंचने से पहले, ये सेंटेंस आपका पास्ट में है। अब आपने सेंटेंस को पास्ट में यूज किया है, तो इसका मतलब जो भी एक्शन हुआ होगा वो भी तो पास्ट में होगा, वो भी पास्ट में हुआ होगा, ठीक है। इतनी बात। तो अब देखो यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन की तो रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हटा देते हैं। यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब आपके सामने बचता है ए सी और डी। तो आप बात कर रहे हैं पास्ट की, तो आप इसलिए प्रेजेंट का वर्ब यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन हट गया। अब क्योंकि हमें सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में यूज करना है, तो हैज बीन ऑक्शन्ड हो जाएगा, यानी कि हम बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो हो जाएगा आपका हैड बीन ऑक्शन्ड, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ये भी पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा, यानी कि आप इसको नहीं यूज करने वाले, ठीक है। वॉज ऑक्शनिंग बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर घर बिक रहा है, अरे भाई घर जो है वो आपका नॉन लिविंग है, ये एक्शन कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसको पैसिव फॉर्म में यूज करना है। और अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो आपको क्या करना है? आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, तो हैड बीन यहाँ पर हो जाएगा ऑक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स, मतलब कुछ देरी चलने के बाद, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आर गाइड, जो हमारा गाइड है, जो हमें गाइड कर रहा है, सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन द फॉलिएज बिहाइंड अस। तो हमारा जो गाइड है वो थोड़ा सा कुछ मतलब सॉर्ट ऑफ मूवमेंट यानी कुछ हरकत उसको महसूस होता है जब हम वॉक कुछ दूरी फॉरेस्ट में चल रहे होते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये जो बातें हो रही हैं, दिस होल स्टेटमेंट इज इन पास्ट। ये पूरा स्टेटमेंट आपका पास्ट में है। कुछ दूरी चलने के बाद गाइड ने सेंस किया, तो सब पास्ट में है। तो गाइड ने सेंस किया, तो गाइड ने, अब ये जो गाइड है ये क्या नॉन लिविंग है या लिविंग है? तो ये लिविंग है, ठीक है। अब ये लिविंग है, तो इसे आपको एक्टिव फॉर्म में यूज करना है, यानी कि ये सेंस को एक्टिव फॉर्म में रहने देना है, ठीक है। चलिए, एक्टिव फॉर्म में इसको रहने देना है। तो कुछ दूरी चलने के बाद गाइड ने सेंस किया कुछ शॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स, तो ये पास्ट परफेक्ट यहाँ नहीं यूज करना है, ठीक है। और नो इंप्रूवमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। वॉज सेंस्ड का मतलब जानते हो क्या हो जाता है? वॉज सेंस्ड का मतलब होता है कि उसे महसूस कराया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसने महसूस किया। ये आपका लिविंग है, ये जो गाइड है ये लिविंग है, इसको एक्टिव फॉर्म में यूज करो। तो ये जो आपका वर्ब है ना, वॉच के साथ में आपने जो पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल इसको पैसिव कर देता है ना। अगर आपने यहाँ पर वॉच सेंस्ड यूज किया तो ये सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, और पैसिव तो हम नॉन लिविंग के साथ में यूज करते हैं, लेकिन आपका जो गाइड है ये आपका लिविंग है, इसको एक्टिव फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेंस्ड। उसने सेंस किया, उसने महसूस किया कि कुछ शॉर्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टी लीव्स इज सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का मतलब होता है वो छन्नी होती है जैसे चाय छानते हैं, व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर अंडरलाइन आप देख रहे हैं सेंटेंस, इसे इंप्रूव करना है, इसे सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक ऑप्शन से। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप मुझे बताइए कि आप इसमें से क्या यूज करेंगे, ठीक है। टी लीप्स, अब देखो स्टार्ट क्या होता है ना, कि स्टार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमने देखा कि हमने टी लीप्स की बात की हुई है, तो चलो ठीक है, टी जो हमारा है ये सिंगुलर है, टी सिंगुलर है, लेकिन ये जो इसके साथ में हमने यूज किया है लीप्स, ये तो प्लूरल है ना। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो लीप्स है, और यहाँ जो टी है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि टी इस लीप्स को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे लीप्स, कैसे पत्ते, टी वाले पत्ते, ठीक है। चाय पत्ती की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो लीप्स है ना, ये हमारा प्लूरल है और टी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन टी एडजेक्टिव है और लीप्स हमारा नाउन है। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमारा लीप्स है। अब अगर लीप्स हमारा सब्जेक्ट है तो लीप्स हमारा तो प्लूरल नाउन हो गया। अब ये प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब यूज करोगे, यानी इच की जगह पर आपको यूज क्या करना है, आर का यूज करना है। इतना तो आपको आसान हो गया समझना। अब देखो, जब हम कोई फैक्ट बता रहे होते हैं, जब कोई हम फैक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो उसे हमेशा प्रेजेंट में यूज करना होता है। तो हमने यहाँ फैक्ट ही बोला है कि जो टी लिप्स है वो सेपरेट, उनको अलग कर दिया जाता है फ्रॉम द लिक्विड, यानी कि चाय से, विद अ स्ट्रेनर यानी छन्नी से उसको अलग कर दिया जाता है जब हम चाय बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है भाई, ये रूटीन है, फैक्ट है ये। तो इसलिए हम यहाँ पर फैक्ट के लिए फैक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो वॉज एंड वर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आर सेपरेटेड फ्रॉम। सेपरेट के साथ में फ्रॉम आता है, ठीक है। Next, those of us who don't know how to cook should learn it from their mothers. यानी ऐसे लोग जिनको नहीं पता होता कि खाना कैसे बनाते हैं, उनको अपनी माँ से सीख लेना चाहिए। So those of us, हम में से, हमें नहीं पता है, हम में से जो ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, उनको सीख लेना चाहिए अपनी माँ से, ठीक है। तो यहाँ ये जो फ्रॉम देयर मदर्स है ना, इससे हमें इंप्रूव करने की नीड है। तो भी क्या इसमें से ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम आर मदर्स, फ्रॉम मदर्स, फ्रॉम अ मदर, या नो इंप्रूवमेंट। अब देखो भाई, हमने यहाँ सब्जेक्ट लिया है दोज, और ये दोज क्या है, ये प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो आ मदर नहीं आएगा, क्योंकि हम सबकी माँ की बात कर रहे हैं ना, हर कोई अपने अपने माँ से सीख ले, तो आ मदर तो होने से रहा, ठीक है। फ्रॉम मदर से बेहतर है आपका फ्रॉम आर मदर्स। ये अस जो है ना, ये अस का पोजेसिव फॉर्म क्या होता है, आवर होता है ना। अस का पोजेसिव फॉर्म आवर होगा, तो हमारी अपनी अपनी माताओं से जो है वो सीख लें, क्या सीख लें, कि खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। There are many birds in the veranda today. हेमा प्लीज फीड those. बहुत सारे बर्ड्स हैं वरांदा में। वरांदा जो घर के बाहर का जो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। हेमा प्लीज फीड दोज। इस फीड दोज को इंप्रूव करना हो तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करेंगे, फीड दोज, फीड देम, फीड देन, या नो सब्स्टिट्यूशन। तो भाई यहाँ देखो, ये जो दोज है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये फीड देखो पहले, फीड क्या है, फीड आपका वर्ब है। फीड क्या है, वर्ब है। इट मीन्स टू ईट, मतलब
ईट समवन, ठीक है, किसी को खिलाना। तो ये जो फीड है ये वर्ब है और इस वर्ब को नीड है किसी ऑब्जेक्ट की। तो आपने ये दोज यूज किया, ये यहाँ गलत है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। फीड देम, फेड देम नहीं, फीड देम, क्योंकि यहाँ पर कोई पास्ट की बात नहीं की गई है कि हम फेड करेंगे, फीड देम, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30% ऑफ बॉयज हैज फेल्ड इन इंग्लिश इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस। 30% लड़के जो है वो फेल हो गए हैं। कहाँ, कब फेल हो गए हैं? सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं, ठीक है। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में बच्चे फेल हो चुके हैं 30%। अब आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है हैज फेल्ड, इसे इंप्रूव करना है। आपको लगेगा मैम हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या ही दिक्कत है, लेकिन बेटा दिक्कत यही है कि जब परसेंट की बात करते हो, आपने 30% की बात की हुई है ना, ये आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के साथ में ये बॉयज आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक्चुअल में आपका 30% है। सब्जेक्ट आपका 30% है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। तो आपको यूज करना है हैव फेल्ड। अब यहाँ हैव बीन फेलिंग नहीं करोगे क्योंकि यहाँ कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया। अगर कोई टाइम मेंशन किया गया होता तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन आराम से कर सकते थे, ठीक है। वॉज फेल्ड होगा नहीं, क्योंकि कोई पास्ट की यहाँ बात नहीं की गई है ना। ये पैसिव ये वॉज फेल्ड पैसिव में चला जाएगा, तो ये ऐसे भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है एक्चुअली। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीता लाइक हर सिस्टर हैव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस। सीता लाइक हर सिस्टर, यानी सीता अपने सिस्टर की तरह वो भी चाहती है कि एक नया बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश करे, वो बनाए, ठीक है। तो आपको यहाँ हैव डिसाइडेड को इंप्रूव करना है, तो क्या करेंगे? आर डिसाइडिंग, हैज डिसाइडेड, या हैव बीन डिसाइडिंग, या नो इंप्रूवमेंट। अब देखो अगर मैं बात करूं लाइक की ना, तो लाइक है क्या? लाइक आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। लाइक के बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। एक तो लाइक होता है पसंद करना, एक जो लाइक है इट इज अ प्रेपोजिशन, इट मीन्स जैसा, इट मीन्स जैसा। और इस प्रेपोजिशन के साथ में आप हमेशा जो भी नाउन यूज करोगे, जो भी प्रोनाउन यूज करोगे, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लाइक के साथ में जो भी नाउन आता है, जो भी प्रोनाउन आता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, क्योंकि लाइक क्या है? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, ठीक है। अब बात करूं अगर मैं सीता की, तो सीता क्या है? सीता नाउन है। सीता नाउन है और इस सेंटेंस की एक्चुअल में सब्जेक्ट है। और ये सीता की अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सीता सब्जेक्ट है और सीता सिंगुलर है, तो हैव की जगह पर आपको क्या करना है? हैज का यूज करना है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हैज डिसाइडेड, ठीक है। अब देखो लाइक का ही एक सिमिलर और एक वर्ड होता है, दैट इज एज। लाइक और एज में क्या डिफरेंस होता है? देखो लाइक के बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मतलब होता है के जैसा, है ना। प्रेपोजिशन है लाइक, इसके साथ में जब भी कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन एज की बात करूं तो एज जो है, एज के साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। एज के साथ नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन लाइक के साथ में नाउन या प्रोनाउन एज के साथ नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन लाइक के साथ नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो सीता एक्चुअल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इफ आई डिड आस्क माई मदर शी वुड हैव मेड समथिंग टू ईट। अगर मैं अपनी माँ से पूछी होती तो वो कुछ हमारे लिए बना देती, कुछ बना देती। अगर मैंने पूछा होता तो वो कुछ बना देती, ठीक है। तो ये इस पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे? इफ आई आस्क्ड माई मदर, इफ आई हैव आस्क्ड माई मदर, इफ आई हैड आस्क्ड माई मदर, या नो इम्प्रूवमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ इस रिजल्ट, ये आपका जो सेकेंड सेंटेंस आप देख रहे हो ना, शी वुड हैव मेड समथिंग टू ईट, ये आपका रिजल्ट क्लॉज है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हो, इसको रिजल्ट क्लॉज भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हो, ठीक है। जब भी आपका रिजल्ट सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज आपका, अगर उसमें आपने यूज किया है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंडीशनल क्लॉज में, यानी ये जो कंडीशन लगा रहा है ना, इफ क्या कर रहा है? अगर मगर कंडीशन ही तो लगा रहा है, शर्त लगा रहा है। तो इस कंडीशनल क्लॉज को आपको यूज करना होता है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि आप देखो यहां भी आपने परफेक्ट की बात की हुई है ना, यहां भी आपने फ्यूचर पास्ट परफेक्ट आपने यूज किया हुआ है। तो आपको कंडीशनल क्लॉज में क्या यूज करना होता है? पास्ट परफेक्ट यूज करना होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द सी ऑप्शन। इफ आई आस्क्ड माई मदर, बिल्कुल नहीं। बस आपको इतना, मैंने कई बार पढ़ाया भी है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा अभी अंदर घुसूंगी तो सब कुछ एकदम आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूं कि अगर आपने सेकेंड क्लॉज में
अगर आपने सेकेंड क्लॉज में रिजल्ट क्लॉज, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज या जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, अगर आपने उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है तो आप कंडीशनल क्लॉज में क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, ठीक है। और सेकेंड जो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि इफ के साथ में ये तीन वर्ब्स आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। इफ के साथ में वुड नहीं आता है, इफ के साथ में विल नहीं आता है, इफ के साथ में शैल नहीं आता है, ठीक है, इतनी बात। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट, If I had money, I would have bought myself a home theater. अगर मेरे पास में पैसे होते तो मैं अपने लिए क्या खरीद लेती, अपने लिए होम थिएटर खरीद लेती, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि if I had money, अगर मेरे पास में पैसे होते तो। अब ये जो had है ना, इसको पास्ट परफेक्ट मत समझना। अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है ये, यहाँ पर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये है क्या, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट करने के लिए इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। सो इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने लिए एक थिएटर ले लेती, ठीक है। अब यहां देखो वुड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको एक बात बता दूं मैं कि वुड के साथ यानी जितने मॉडल वर्ब्स हैं, सारे मॉडल वर्ब्स के साथ में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको थर्ड फॉर्म यूज भी करना है तो आप बी या फिर हैव का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको मॉडल वर्ब के साथ में ये दोनों यूज नहीं करना, बी और हैव का यूज नहीं करना है, तो आप सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। यानी कि आप देखो, आपने यहाँ पास्ट की बात की, इफ आई हैड मनी पास्ट है ना, तो ये भी पास्ट में होगा, लेकिन इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बट फॉर देयर वेलर दे वुड हैव बीन डिफीटेड। हाँ, बट मतलब उनकी जो है, बट फॉर देयर वेलर, उनकी जो भी बहादुरी है, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, नहीं तो फिर वो क्या हो जाते, वो अपनी बहादुरी की वजह से वो जीत गए, नहीं तो फिर वो हार जाते, ठीक है। तो आपको यूज करना है बट फॉर देयर वेलर। तो बट अबाउट देयर या बिकॉज ऑफ देयर या एक्सेप्ट विद देयर। देखो एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हुआ। बिकॉज ऑफ देयर, ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ देयर वेलर, यानी कि अपनी बहादुरी की वजह से ही जो है वो जीत गई। ये जो बट है ना, ये कंट्रास्ट मीनिंग के लिए यूज करते हैं, और यहाँ कंट्रास्ट मीनिंग नहीं चाहिए, यहाँ पर रीजन चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बट फॉर को रिप्लेस करके बिकॉज ऑफ देयर यूज करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, if I would have realized the nature of the job earlier, I would not have accepted. अगर मुझे इस जॉब के नेचर के बारे में पता होता, इस जॉब के नियम कानून के बारे में पता होता, तो मैं इसमें कुछ भी मैं इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो आपने देखा कि इफ के साथ, अभी मैंने आपको बताया कि आप कभी भी इफ वर्ड के साथ में, ये इफ जो है ना, ये अगर कंडीशन शो कर रहा है तो इसके साथ में तीन वर्ब्स नहीं आ सकते हैं। वुड नहीं यूज कर सकते हो, विल नहीं यूज कर सकते हो, है ना, और ना ही आप शैल का यूज कर सकते हो। ये तीन वर्ब्स आप इसके साथ में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपने वही काम किया हुआ है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे क्या हम, आपने देखा कि चलो इफ के साथ वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर, इस कॉमा के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज इन फ्यूचर पास्ट परफेक्ट। ये आपका फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है। सो नो डाउट आपको इस वाले सेंटेंस को, जैसा कि मैंने कराया था अभी आपको, एक इसके पहले ही 2-3 क्वेश्चन के पहले ही कराया था आपको, यहां आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है, यानी कि आपका हो जाएगा हैड आई रियलाइज्ड। यहाँ हैड जो है ना, वो भी आपका क्या करता है, वो भी आपका कंडीशन शो करता है, हैड भी आपका कंडीशन शो करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माय कजिन won't be able to leave for Mumbai until his parents will have arrived. मतलब मेरी कजन जो है वो नहीं जा सकेगी दिल्ली के लिए जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाएंगे, ठीक है। जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते हैं वो दिल्ली नहीं जाएगी। इस वोंट का मतलब होता है विल नॉट। तो आपने देखा कि ये जो अंटिल है ना, ये कंडीशन शो कर रहा है, और अगर हमने किसी भी सेंटेंस में कोई भी कंडीशन हमने लगाया, शर्त लगाई है, तो ये बात नोट कर लीजिए कि कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में, शर्त वाले वाक्यों में हम कभी भी विल, शैल और वुड का यूज नहीं करते हैं। तो आपको ये जो विल है ना, यहां से हटा देना है। तो आपको अगर विल हटा दिए तो फिर करना क्या है, यहां आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना, कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं आते हैं तो वो मुंबई नहीं जाएगी। अगर उसके पेरेंट्स नहीं आते हैं तो नहीं जाएगी।
आई ना बात समझ में? तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ये will का यूज बिल्कुल until के साथ नहीं होगा। यहाँ भी देखिए won't का मतलब होता है will not, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा his parents arrive। अब ये उसके पेरेंट्स क्या है, उसके पेरेंट्स में उसके मम्मी पापा की बात हो रही है, तो अराइव होगा, अराइव्स नहीं होगा, क्योंकि अराइव्स हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट। Dash a figure of speech wherein a part is used to represent the whole or the whole for the part। मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहां से हम होल से छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट करते हो और छोटे पार्ट से होल को रिप्रेजेंट करते हो। उस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइनक डो। ठीक है, साइनक डो। चलिए नेक्स्ट 21 पर आते हैं। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन स्लीप फॉर अ ईयर। मैं इतनी थकी हुई हूँ कि सालों तक सो सकती हूँ। ऐसा कोई रियल में होता नहीं है, बस यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको इंटेंसिफाई कर दिया गया है। तो अंडर स्टेटमेंट तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको बहुत ट्राइवियल मैनर में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो अंडर स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन नहीं होगा। ऑक्सीमोरॉन डिफरेंट वर्ड्स होते हैं साथ में, तब ऑक्सीमोरॉन होता है। और पन होता है कि एक ही वर्ड है और मजा आ जाता है उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके, क्योंकि वो डिफरेंट मीनिंग्स को कन्वे कर रहा होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइपरबोल, क्योंकि चीजें बहुत बढ़ाई गई हैं जो कि रियल में नहीं है, जो कि अनरियल लग रही है। ठीक है, मिल्टन दाउ स्टूडेंट्स बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये जो लाइन है ये लिटरेचर का लाइन है, और ये वर्ड्सवर्थ ने बोला, किसके लिए बोला? मिल्टन के लिए बोला। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, सिम्बली, यूफेमिज्म या ऑक्सीमोरॉन, क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर करेक्ट है एपोस्ट्रोफी। जब हम किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे होते हैं जो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, उसका जवाब हमें उससे नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो एपोस्ट्रोफी होती है। सिम्बली डिफरेंट चीजों में कंपेयर होता है एज और लाइक के थ्रू। यूफेमिज्म होता है कि अगर बहुत बुरी बात है उसको बहुत बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो ताकि लोगों को हर्ट ना हो उससे, तो वो यूफेमिज्म होता है। ऑक्सीमोरॉन आपको मैंने बताया कि दो डिफरेंट वर्ड्स एक साथ जब यूज करते हो ऑक्सीमोरॉन होता है। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। माय चाइल्ड हैज बिकम अ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, तो मेरा बच्चा काउच पोटैटो हो चुका है। काउच पोटैटो का मतलब होता है अ लेजी पर्सन, जो काउच पर पड़ा रहे और खाता रहे, चिप्स वगैरह खाता रहे, काउच पर दिन भर पड़ा रहे, इसका मतलब होता है लेजी। ठीक है, सो मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल या ईडियम, क्या फिगर ऑफ स्पीच आपने इस सेंटेंस में यूज कर रखी है? तो देखो, जब हम दो डिफरेंट चीजें हो और उनको सीधा एक ही बोल दें, मतलब दो डिफरेंट चीजें हो और सीधा उनको एक ही बोल दे रहे हो, तब आपका फिगर ऑफ स्पीच वहां मेटाफर होता है। लेकिन अगर इसमें कंपेयर कर रहे हो, किससे? एज और लाइक से कंपेयर कर रहे हो, तब आपका वहां फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। तो हमने यहाँ पर बोला कि मेरा बच्चा काउच पोटैटो हो गया है, काउच पोटैटो यानी लेजी हो गया, तो सीधा सीधा हमने बोल दिया है, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। ओके, सो इफ यू विल बाय वन शर्ट यू विल गेट अनदर वन फ्री। अब आपको ये जो पार्ट यहाँ पर दिया गया है ना, इसको आपको इंप्रूव करना है। तो आपको मैंने अभी कितना क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चंस मैंने आपको कितनी बार बताया कि इफ के साथ यू कांट यूज विल, शैल एंड वुड। तो आपने देखा, आपने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो सुनने में बहुत सही लगेगा बट गलत है ग्रामेटिकली। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। इफ यू बाय वन शर्ट यू विल गेट अनदर वन फ्री। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, इफ यू बाय वन शर्ट यू विल गेट अनदर वन फ्री। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। यहाँ क्या फिगर ऑफ स्पीच है? ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हाइपरबोल, ईडियम, पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर। तो देखो, पूरी दुनिया है, पूरे वर्ल्ड को हमने क्या बोला? स्टेज बोल दिया। तो पूरे वर्ल्ड को हमने सीधा स्टेज बोल दिया है, तो ऐसे में मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि एज और लाइक से अगर कंपेयर किया होता तो ठीक होता। ठीक है, नेक्स्ट, what device is present in the wind whistled a high and lonesome tune। इसमें क्या, सेंटेंस में क्या फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज की गई है? What device is present in the wind whistled a high and lonesome tune। तो देखो, यहाँ पर हवा के गाने गुनगुनाने की बात हो रही है ना, तो ऐसे में यहाँ पर आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द विंड लाइज asleep in the arms of dawn। मेटाफर, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन या ऑक्सीमोरॉन।
अब देखो यहाँ पर हवा के सोने की बात हो रही है, तो सोने की बात हो रही है, फिर से पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम अगर मानवीय करण कर रहे हैं किसी चीज को, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। एन इमेजिनरी परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि अगर हम किसी सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, सब कुछ एकदम वन क्लास का है, तो अगर ऐसे सिस्टम की इमेजिनेशन चल रही है, तो आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है यूटोपिया। क्या होता है? यूटोपिया होता है, ठीक है। एक्सोरियस होता है ऐसा पर्सन जो अपनी जो बीबी से बंधा हुआ हो, ठीक है। थियोक्रेसी होता है भगवान का शासन, और ट्रांसपेरेंट विच इज विजिबल, है ना। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, नेग्लिजिबल, इनफॉलिबल, इनएविटेबल, इनएलिजिबल। तो आपका जो इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, इनफॉलिबल आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी कि अगर आप किसी के आज्ञा का पालन करने से सीधा मना कर दे रहे हो, तो इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेफियंस, डेफियंस करना। और बाकी ये जो तीनों है, ओबीडियंस, एडियरेंस या कंप्लायंस, इन तीनों का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, लेकिन डेफियंस का मतलब होता है सीधा रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, तो बेबी, बकेट, बेल या ब्रूड। तो देखो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो वो ऐसा बंडल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में यूज की जाती हैं, जो बंडल्स होते हैं चीजों के, उनको हम बोलते हैं उनको बेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो वेबी है, ये लड़कियों के ग्रुप्स को बोलते हैं। बकेट क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता होता है, ठीक है। ब्रूड होता है जाति, जनजातियों को हम ब्रूड बोलते हैं। एक नस्ल जो होती है, नस्ल को एक्चुअल में इंग्लिश में हम ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गाइस 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी, अब लाइव सेशन हम करेंगे आपका 31st को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।